चार्ट बुक निकाल लीजिए। एग्जाम्ड इनकम और एग्रीकल्चरल इनकम खत्म करने वाले, क्योंकि ये इस फॉर्मेट में है तो स्क्रीन पे आपको थोड़ा छोटा दिखेगा, इसलिए आपसे गुजारिश है कि चार्ट बुक अपनी अपने साथ में निकाल लीजिएगा। ठीक है। हेलो एवरीवन, आई एम सीए प्रणव सांडक एंड इन दिस वीडियो हम लोग रिवाइज करने वाले हैं इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम, या जिसको लोग एग्जाम्ड इनकम भी कहते हैं। साथ ही साथ एग्रीकल्चरल इनकम भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है। सबसे पहले आपको दे रखा है सेक्शन 14A रेड विथ रूल 8D। सेक्शन 14A रेड विथ रूल 8D। सेक्शन 14A कहता है कि भैया जो आपने एग्जम्प्ट इनकम को अर्न करने के लिए एक्सपेंसेस किए हैं उनका डिडक्शन नहीं मिलेगा। क्या कहता है सेक्शन 14A? जो एग्जम्प्ट इनकम को अर्न करने के लिए आपने खर्चे करे हैं उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। यहां से अपने को दो चीजें समझ आती है। एक तो भैया अगर आपकी इनकम टैक्सेबल है, मतलब जो आप इनकम कमा रहे हो उस पर अगर आप टैक्स भर रहे हो ना, तो ही उसके खर्चों का आपको डिडक्शन मिलता है। अगर आपकी इनकम एग्जम्प्ट है तो उससे रिलेटेड खर्चों का डिडक्शन नहीं मिलेगा। ये कहा है सेक्शन 14A के अंदर। अब वहां पे एक रूल 8D भी है जो अपने को बताता है कि भैया एग्जम्प्ट इनकम के लिए कितने खर्चे करे हैं, कैसे कंप्यूट करना, ये आपको स्पेसिफिकली रूल 8D बताता है। बट वो रूल 8D इतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, उसको स्किप कर सकते हो आप यहां के लिए। ठीक है। तो ये पहला पॉइंट वही था। सेक्शन 14A रेड विथ रूल 8D कहता है कि भैया एग्जम्प्ट इनकम को अर्न करने के लिए जो भी खर्चे आपने करे हैं उसका डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा, ना इस साल ना किसी और साल। ठीक है। फिर सेक्शन 10 पे आते, सारा शहर जानता है एग्जम्प्ट इनकम सेक्शन 10 के अंदर दिए हुए हैं। 10(1) सेक्शन 10(1) एग्रीकल्चरल इनकम है, जिसको पहले ये खत्म करके बाद में एग्रीकल्चरल इनकम पढ़ेंगे। सेक्शन 10(2) सेकेंड पॉइंट आता है आपका 10(2). 10(2) कहता है कि भैया जो HUF की इनकम है वो जब अपने मेंबर्स को अपोर्शन होती है, बढ़ती है मेंबर्स के अंदर, तो मेंबर्स के हाथों में वो इनकम टैक्सेबल नहीं होती है, क्योंकि वो इनकम HUF की है। मेंबर्स को तो सिर्फ अपोर्शनमेंट हो रहा है, मेंबर्स को सिर्फ अपना हिस्सा मिल रहा है। तो क्या HUF की इनकम मेंबर्स के हाथों में टैक्सेबल होती है? नहीं 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 नहीं। इनकम HUF की है तो टैक्सेबिलिटी भी HUF के हाथों में ही होनी चाहिए। वो इनकम का जब शेयर्स होते हैं, वो इनकम के जब टुकड़े होते हैं और वो उसके मेंबर्स को दिए जाते हैं, तो मेंबर्स के हाथों में वो इनकम टैक्सेबल नहीं रहती। इस पे एक सवाल आता है, सर अगर HUF की जो इनकम है उस पे HUF ने टैक्स नहीं भरा तो क्या मेंबर्स को टैक्स भरना पड़ेगा? आंसर इज नो। HUF के हाथों में टैक्सेबल हो ना हो, जब HUF ये इनकम को अपने मेंबर्स के बीच में बांटेगा तो वो मेंबर्स के हाथों में एग्जम्प्ट रहेगी। ये 10(2)(A) का 2 का कहना है। 10(2) का कहना है। 10(2)(A) सिमिलर सेक्शन है, सेक्शन 10(2)(A) ये पार्टनरशिप फॉर्म के लिए कहता है कि फर्म को जो इनकम होती है, जब फर्म अपने पार्टनर्स को बांटती है वो इनकम, मतलब शेयर ऑफ प्रॉफिट रिसीव्ड बाय पार्टनर फ्रॉम द इनकम ऑफ द फर्म इज एग्जम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ पार्टनर। क्या कह रहा है वो देखा। 10(2) HUF के लिए है, ठीक है। 10(2)(A) फर्म के लिए है, ठीक है। अब HUF और फर्म ये दोनों की जो भी इनकम होती है, जब ये इनकम का शेयर, जब ये प्रॉफिट का शेयर इनके मेंबर्स या पार्टनर्स को दिया जाता है, इनके मेंबर्स या पार्टनर्स को दिया जाता है, तो मेंबर्स या पार्टनर के हाथों में एग्जम्प्ट होता है। अब यहां पे है ना कुछ चीजें ऐसी आती है, बहुत सारे लोग बोलते हैं सर कि HUF की अगर इनकम एग्जम्प्ट रही तो क्या उसके मेंबर्स के हाथों में टैक्सेबल रहेगा, या पार्टनरशिप फर्म की जो इनकम है वो अगर एग्जम्प्ट रही तो क्या वो पार्टनर्स के हाथों में टैक्सेबल रहेगा उसका प्रॉफिट का शेयर? आंसर इज नो। प्रॉफिट का शेयर पार्टनर के हाथों में कभी टैक्सेबल नहीं होता, प्रॉफिट का शेयर मेंबर्स के हाथों में कभी टैक्सेबल नहीं होता। एम आई क्लियर विद दिस पॉइंट? यस। फिर सेक्शन 10(4)(2), सेक्शन 10(4)(2), अच्छा इसके अलावा अगर मॉड्यूल में कोई सेक्शन दे रखा है तो वो पढ़ने की जरूरत भी मत करना। ये चार्ट बुक ही तुम्हारा माँ बाप सब है एग्जाम के लिए। सर प्रैक्टिकलिटी में इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है ना? हाँ मेरे को भी मालूम है कि प्रैक्टिकल लाइफ में इससे कुछ और गुना सेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट तब है ना आपके पास पूरा का पूरा रेफरेंस रहेगा, पूरा रेफरेंसर रहेगा, इनकम टैक्स रेफरेंसर, उससे अपने क्लाइंट को एडवाइस दे देना, पहले एग्जाम पास होने पे फोकस करो। ठीक है। अब 10(4)(2) कहता है, अगर आपको याद होगा रिटर्न ऑफ इनकम, तो रिटर्न ऑफ इनकम में अपन ने पढ़ा था NRE अकाउंट, नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट। अगर कोई नॉन रेसिडेंट इंडिया के अंदर RBI के परमिशन के साथ नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट मेंटेन करता है, RBI की परमिशन के साथ, तो उस पे NRE अकाउंट पे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो एग्जम्प्ट रहेगा।
तो यहां पे लिखे हुआ है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन मनी इन एनआरई अकाउंट exempt to NRI if permitted by RBI to maintain such account। ऑब्वियस है, एनआरई अकाउंट आपको अगर इंडियन बैंक में ओपन करना है तो आपको पहले आरबीआई की परमिशन लगेगी, तभी आप एनआरई अकाउंट ओपन कर सकते हो, नहीं तो कर नहीं सकते। और एनआरई अकाउंट के अंदर जो भी कोई नॉन रेजिडेंट पैसा रख रहा है उस पर जो भी उसको इंटरेस्ट मिल रहा है वो उसके हाथों में एग्जम्प्ट रहेगा। ठीक है, 3 सेक्शंस पढ़े, 10(2), 10(2)(a), 10(4)(2). ठीक है, उसके बाद ये अगला सेक्शन आता है भैया सेक्शन 10(6). इसके 4 सबसेक्शन है, 2, 6, 8 और 11। इसके 4 सेक्शन है। सिर्फ कंसेप्ट समझ लो, अंदर की चीजें याद रखना जरूरी नहीं है। देखो, फॉरेन डिप्लोमेट्स इंडिया में आते हैं, बहुत सारे फॉरेन एंटरप्राइजेस के एम्प्लॉइज इंडिया में आते हैं ट्रेनिंग पर्पस के लिए। ठीक है ना, फॉरेन डिप्लोमेट्स इंडिया में आते हैं, फॉरेन एंटरप्राइजेस, बाहर की जो एंटरप्राइजेस होती है उनके एम्प्लॉइज इंडिया में ट्रेनिंग के लिए आते हैं। ठीक है, अब उनको जो इंडिया के अंदर इनकम देती है, उनकी बाहर की कंपनी, बाहर वाली कंपनी जो इंडिया के अंदर इनकम देती है वो इंडिया में एग्जम्प्ट रहेगा अगर अपने एम्प्लॉइज की इनकम वहां पे एग्जम्प्ट है। क्या बोल रहा हूं मैं, सुनो। जैसे यूएसए का फॉरेन एम्बेसडर है इंडिया में, वैसे ही इंडिया का फॉरेन एम्बेसडर यूएस में होगा। तो जो यूएसए का एम्बेसडर इंडिया में है ना, उसको जो यूएस गवर्नमेंट से सैलरी मिल रही है वो इंडिया में एग्जम्प्ट रहेगी अगर इंडियन एम्बेसडर की यूएस के अंदर सैलरी एग्जम्प्ट है। मतलब क्या है, तुम हमारा एग्जम्प्ट करो, हम तुम्हारे वाले का एग्जम्प्ट करेंगे। आप हमारे आदमी की सैलरी अपने यहां पे एग्जम्प्ट कर दो, हम आपके सैलरी की, आदमी की सैलरी हमारे यहां एग्जम्प्ट कर देंगे। कंडीशन यही है। मतलब मुद्दे की बात बोलूं तो फॉरेन डिप्लोमेट्स को जो रेम्यूनरेशन सैलरी मिल रही है फॉरेन गवर्नमेंट से, वो इंडिया के अंदर टैक्सेबल नहीं रहेगी, इवन इफ उसने सर्विसेज इंडिया में दिया है, अगर इंडियन जो फॉरेन डिप्लोमेट्स है उनकी सैलरी उस कंट्री के अंदर एग्जम्प्ट है। यूएसए में है तो यूएसए वालों की एग्जम्प्ट है, यूके वालों ने अगर अपनी एम्बेसडर की सैलरी एग्जम्प्ट करी है तो वहां के एम्बेसडर की अपन सैलरी एग्जम्प्ट कर देंगे। क्लियर विद दिस? सुन लो, एग्जाम में आता नहीं है ये, ठीक है ना। एग्जाम में 10(2), आता है, मैक्स टू मैक्स 10(4)(2) आता है। ठीक है, अब 10(6)(d) क्या है? एनटीआरओ, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, एनटीआरओ नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से रॉयल्टी या फीस फॉर टेक्निकल सर्विस किसी को मिल रही है इंडिया के बाहर, तो वो इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है, दे रही है, तो अक्रू इंडिया में होती है, बट उसको एग्जम्प्ट कर रखा है। एनटीआरओ, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से अगर किसी को रॉयल्टी या फीस फॉर टेक्निकल सर्विस मिल रही है तो वो एग्जम्प्ट है। एनटीआरओ याद रखना, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। फिर उसका अगला 10(7), ये तो सारा शहर जानता है। 10(7), गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर अलाउंसेस और परक्यूजिट दे रही है इंडियन सिटीजन को जो इंडिया के बाहर सर्विसेज दे रहा है, मतलब फॉरेन एम्बेसडर्स को जो अलाउंसेस और परक्यूजिट्स मिल रहे हैं वो 10(7) में एग्जम्प्ट है। सैलरी में पढ़ चुके हैं, रेसिडेंशियल स्टेटस में पढ़ चुके हैं। 10(7), अलाउंसेस और परक्यूजिट रिसीव्ड बाय इंडियन सिटीजन आउटसाइड इंडिया बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो भी इंडियन सिटीजन को इंडिया के बाहर अलाउंसेस और परक्यूजिट्स देंगे वो उसके हाथों में एग्जम्प्ट रहेंगे, सिर्फ सैलरी टैक्सेबल रहता है। याद होगा आपको, रेसिडेंशियल स्टेटस में मैंने ये पढ़ाया हुआ है। ठीक है, फिर 10(10)BB, 10(10)BB कोई खास काम का है नहीं। भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, भोपाल में गैस लीक हुआ था, तो वहां पे जो लोगों को कंपेंसेशन मिला था वो उनके हाथों में एग्जम्प्ट रहेगा, वो उनकी इनकम नहीं मानी जाएगी। ठीक है, फिर 10(10)BC, अगर कोई डिजास्टर होता है, अगर कोई डिजास्टर होता है और उसके लिए आपको गवर्नमेंट से कोई कंपेंसेशन मिलता है तो वो कंपेंसेशन आपकी इनकम नहीं मानी जाएंगी, वो आपके हाथों में टैक्सेबल नहीं रहेगी। ठीक है, कंडीशन ये है, कंडीशन ये है कि वो लॉस का आपने डिडक्शन नहीं लेना चाहिए। मतलब क्या है समझो, पहले क्या प्रोविजन क्या है ये समझो। अगर कोई डिजास्टर हुआ और उसमें आपका लॉस हो गया और उसके लिए आपको गवर्नमेंट से कंपेंसेशन मिला, तो वो कंपेंसेशन आपके हाथों में टैक्सेबल नहीं रहेगा। कंपेंसेशन ऑन डिजास्टर इज नॉट टैक्सेबल। कंडीशन ये है कि वो जो लॉस हुआ है ना, जिसके लिए आपको कंपेंसेशन मिला है, वो लॉस आपने कहीं एज अ एक्सपेंस क्लेम नहीं करना चाहिए। एग्जांपल देखो, मेरा अगर लॉस हुआ, कोई अर्थक्वेक आया, मेरा लॉस हो गया, ठीक है। अब ये लॉस मेरा पर्सनल हो सकता है, ये लॉस मेरा प्रोफेशनल हो सकता है। जैसे ओ माय गॉड में उसकी दुकान गिर गई थी, अब एग्जाम्पल के तौर पे उसको कंपेंसेशन मिला, तो क्या वो कंपेंसेशन उसके हाथों में टैक्सेबल रहेगा? अगर उसने वो लॉस का
उसके पीजीबीपी में, उसके बिजनेस में डिडक्शन नहीं लिया है तो वो कंपेंसेशन उसको टैक्सेबल नहीं रहेगा। बट अगर वो लॉस का डिडक्शन आप अपने इनकम कंप्यूट करते वक्त ले लेते हो तो फिर वो कंपेंसेशन टैक्सेबल रहता है। क्लियर है? यस, ओके। अगला सेक्शन 1010 सीसी। 1010 सीसी कहता है कि नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट पे, ये सेक्शन स्पेसिफिकली याद रख लेना, ठीक है ना। 1010 सीसी, 1010 सीसी कहता है कि अगर आपके नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट पे, क्या बोल रहा हूं, अगर आपके नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट पे आपका एम्प्लॉयर टैक्स पे कर रहा है, परक्यूजिट्स होते हैं, परक्यूजिट्स कैन बी मॉनेटरी, कैन बी नॉन मॉनेटरी। अगर आपके नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट्स है, क्या बोल रहा हूं मैं, अगर आपके नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट्स है, मतलब जो आपको इन कैश नहीं मिल रहे, अब ये अगर आपके नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट्स पे जो टैक्स निकल के आ रहा है, अगर ये टैक्स एम्प्लॉयर ने पे किया, अगर ये टैक्स एम्प्लॉयर ने पे किया, तो मेरे को पहले बताओ ये टैक्स जो एम्प्लॉयर पे कर रहा है वो किसके परक्यूजिट्स पे कर रहा है, किसकी इनकम पे कर रहा है। अगर समझ लो मैं किसी कंपनी में काम करता हूं, ठीक है, अब वहां के जो जो मेरा बॉस है, जो मेरी कंपनी है, उस कंपनी ने मेरे को कुछ नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट्स दिए, तो वो परक्यूजिट्स तो मेरी इनकम हो गई, उस पर टैक्स भरना किसकी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी है। अब पर हमारी मेरी कंपनी से ये बात हुई हुई है कि भैया देखो ये आप मेरे को जो नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट दे रहे हो ना, इस पे टैक्स जो भी आएगा वो आपको भरना पड़ेगा। तो टैक्स भरना ऑब्लिगेशन मेरा था, बट उस पर टैक्स भरा मेरे कंपनी ने, मेरे एम्प्लॉयर ने। तो अगर एम्प्लॉयर किसी एम्प्लॉय की ऑब्लिगेशन को डिस्चार्ज करता है तो उसको भी तो परक्यूजिट कहते हैं। अरे परक्यूजिट मतलब क्या है, जो एम्प्लॉय की ऑब्लिगेशन है उसको अगर एम्प्लॉयर डिस्चार्ज कर दे रहा है, जैसे घर रहना है, एम्प्लॉयर ने उसको घर दे दिया, रेंट फ्री एकोमोडेशन दे दिया, तो वो परक्यूजिट है। अब ये टैक्स भरना जिम्मेदारी एम्प्लॉय की थी, बट इसको एम्प्लॉयर दे रहा है, तो ये जो टैक्स भरा है ना उसने नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट पे, वो भी उसके हाथों में, एम्प्लॉय के हाथों में परक्यूजिट हो सकता है, बट वो एग्जम्प्ट है, बट वो एग्जम्प्ट है, बट वो एग्जम्प्ट है। मतलब नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट पे अगर एम्प्लॉयर टैक्स पे कर रहा है एम्प्लॉय के बिहाफ पे, आई रिपीट, अगर नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट पे एम्प्लॉयर टैक्स पे कर रहा है एम्प्लॉय के बिहाफ पे, तो एम्प्लॉय के हाथों में टैक्सेबल नहीं रहेगा, एम्प्लॉय के हाथों में एग्जम्प्ट रहेगा। और इसका कॉन्सिक्वेंशियल चीज देख लो, पहले ही याद रख लो, पीजीबीपी में ये बताया हुआ है मैंने, क्योंकि ये एम्प्लॉय के हाथों में एग्जम्प्ट है। जब अपन कंपनी के एंगल से सोचेंगे, कंपनी के एंगल से सोचो, एक एम्प्लॉय है जिसको अपन ने नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट दिया, ठीक है, उस पे टैक्स भरना उसका काम था, बट उस पे टैक्स कंपनी ने भरा, अब कंपनी का तो खर्चा हो गया, कंपनी का तो खर्चा हो गया ना, हुआ कि नहीं हुआ कंपनी का खर्चा, बोलो। तो कंपनी उसका डिडक्शन लेना चाहेंगी, पर कंपनी को डिडक्शन नहीं मिलेगा। क्यों? अगर कंपनी को डिडक्शन दे दिया मतलब कंपनी ने भी वो चीज का डिडक्शन ले लिया, और आगे वाले ने भी टैक्स नहीं भरा, एम्प्लॉय ने भी टैक्स नहीं भरा, उसके हाथों में एग्जाम कर रखा है। तो प्रोविजन ऐसी है, पूरा ब्रॉड ओवरव्यू अगर दूं मैं, तो जो नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट होते हैं वो कंपनी के एंड पे, अपन कंपनी की बात नहीं करते, अपन एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर करते हैं, ठीक है ना, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, ठीक है। एक्चुअल में ऐसा होता है कि ये इसका एक्सपेंस है, एम्प्लॉयर का ये एक्सपेंस होता है टैक्स ऑन नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट, और इसकी इनकम होती है। अब होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए कि कंपनी का एक्सपेंस है उसको डिडक्शन मिलना चाहिए, और एम्प्लॉय की इनकम है तो उसको टैक्सेबल होना चाहिए। बट यहां पे ये एम्प्लॉय की इनकम को एग्जम्प्ट कर रखा है, और इसीलिए ये खर्चे का कंपनी को डिडक्शन नहीं मिलता, नो डिडक्शन। क्लियर है, दिख रहा है आपको क्लियरली, समझ रहे हो ना? यस। अब ये चीज ध्यान में रख लेना, इसमें ना एग्जाम में बड़े कंफ्यूजन होते हैं बच्चों को, ठीक है। उसके बाद ये भोपाल गैस ट्रेजेडी हो गया, ये कंपेंसेशन हो गया, ये टैक्स ऑन नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट हो गया, नॉट डिडक्टिबल टू एम्प्लॉयर, यहां पे लिखे हुआ एकदम, मतलब चार्ट बुक में हर एक चीज दे रखी है, ठीक है। 1010 डी बड़ा शानदार सेक्शन है, 1010 डी, 1010 सीसी और 1010 डी को इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, साथ में 10 टू को मार्क कर लेना, 10 टू ए को मार्क कर लेना, ठीक है, और ये 10 7 को भी मार्क कर लेना, ठीक है। अब 1010 डी क्या कहता है,
अगर आपको याद होगा, डिडक्शन चैप्टर अपन ने पढ़ा था, अपन ने डिडक्शन चैप्टर पढ़े हुआ है रेगुलर कोर्स में, उसका रिवीजन बाकी है। अब जो मैच्योरिटी अमाउंट होता है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का, अब लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का जब आप प्रीमियम पे करते हो, अगर आपको याद होगा तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का डिडक्शन चैप्टर में अपन ने 80C के अंदर पढ़ा था कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का जो प्रीमियम आप पे करते हो उसका आपको डिडक्शन मिलता है सेक्शन 80C के अंदर। याद है आपको? सेक्शन 80C के अंदर डिडक्शन मिलता है 31 मार्च 2012 तक, 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2013 तक, और फिर 31 मार्च 2013 से डिसेबल्ड के लिए 15% और बाकी नॉर्मल लोगों के लिए 10%। 31 मार्च 2012 तक सबके लिए 20% था। फिर वहां पे एक डेट था 1/4/2003 का, याद है आपको? नहीं याद तो मैं बताता हूं, सुन लो। एक डेट था 1/4/2003 का, 1/4/2003 के पहले वाला, ठीक है। दूसरा डेट था 1/4/2003 से 31/3/2012 तक, ठीक है। यहां पे भी था कि अच्छा ये काई में था, सेक्शन 80C के अंदर था कि यहां पे 20% ऑफ सम अश्योर्ड का डिडक्शन मिलेगा आपको। यहां पे भी था 20% ऑफ सम अश्योर्ड का डिडक्शन मिलेगा। फिर 1 अप्रैल 2012 से 10% ऑफ सम अश्योर्ड हो चुका था, ठीक है। और फिर 1/4/2013 को इसको चेंज कर दिया गया कि भैया 10% ऑफ सम अश्योर्ड नॉर्मल लोगों के लिए, नॉर्मल लोगों के लिए, और 15% ऑफ सम अश्योर्ड किसके लिए? हैंडीकैप्ड लोगों के लिए। याद है क्या आपको? हाँ, ये काय का बता रहा हूं मैं, ये आपको 1010D नहीं बता रहा हूं, ये मैं आपको बता रहा हूं सेक्शन 80C की प्रोविजंस कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो आप लेते हो ना उसका प्रीमियम का डिडक्शन मिलेगा आपको। अगर आप 1/4/2003 के पहले पॉलिसी लिए तो जितना सम अश्योर्ड है उसका 20% डिडक्शन वहां मिलता था। 1/4/2003 से 31/3/2012 तक भी 20% ही था, बट इसमें डिफरेंस क्या है? मैच्योरिटी अमाउंट की टैक्सेबिलिटी में डिफरेंस है। 1/4/2012 से इन्होंने 10% कर दिया। फिर इनको ध्यान में आया कि भैया डिसेबल्ड लोगों को थोड़ा ज्यादा प्रीमियम पे करना पड़ता, तो इन्होंने 1/4/2013 को नॉर्मल लोगों के लिए तो 10% ही रखा, बट डिसेबल्ड लोगों के लिए थोड़ा सा डिडक्शन बढ़ा के 15% कर दिया। ये 80C के डिडक्शंस की बात है, ठीक है। अब यहीं पे इसके ही सामने सेक्शन 1010D के अंदर एग्जम्पशन लिखा हुआ था, और मैंने आपको बताया था वहीं पे, अगर आपने डिडक्शन की मेन बुक खोल के रख दो तो वहां पे ही बताया था, एक नोट में दिया था कि भैया जो मैच्योरिटी अमाउंट है, मतलब ये जो प्रीमियम आपने पे करा है ना, इसका जो आपको मैच्योरिटी अमाउंट मिलने वाला है वो मैच्योरिटी अमाउंट एग्जम्प्ट रहेगा अगर आपने पूरे लाइफ में, मतलब जो प्रीमियम पॉलिसी का जो लाइफ है 10 साल 15 साल का जो टेन्योर है, उस पूरे टेन्योर के अंदर आपने इस परसेंटेज से कम का प्रीमियम दिया है। अगर एक भी साल आप ये परसेंटेज से ज्यादा का प्रीमियम देते हो तो आपका जो मैच्योरिटी अमाउंट है वो एग्जम्प्ट नहीं रहेगा। ये 1010DD कहता है। मतलब क्या है, सुन लो। देखो, ये बिफोर 1/4/2003 ये हमेशा एग्जम्प्ट होता है। मतलब अगर पॉलिसी 1/4/2003 के पहले इशू करी हुई है तो आपको 80C में डिडक्शन तो 20% मिलेगा, बट उसका मैच्योरिटी अमाउंट पूरा का पूरा एग्जम्प्ट रहेगा। बुक खोल के चेक कर लो अब भी कि अब भी डिडक्शन का पहले ही पेज पे दिए भाई, ठीक है। 1/4/2003 से 31 मार्च 2012 तक 20% ऑफ सम अश्योर्ड का डिडक्शन मिलेगा, और 1010D के अंदर जो मैच्योरिटी अमाउंट आपको मिल रहा है वो एग्जम्प्ट रहेगा अगर जो पॉलिसी का पूरा टेन्योर है उसमें आपने जो प्रीमियम पे करा है वो 20% से कम है। यहां पे 10% से कम है, यहां पे 10% और 15% से कम है। अगर अगर जो पॉलिसी है यहां से लेके यहां तक, उसके एक भी साल में आपने अगर प्रीमियम ये जो परसेंटेज दिया गया है इससे ज्यादा पे करा तो आपका जो एग्जम्पशन है वो गायब हो जाएगा। मतलब एग्जाम कब रहता? अगर प्रीमियम पेड फॉर ऑल द टेन्योर ऑफ द पॉलिसीज बिलो दिस स्पेसिफाइड परसेंटेज, ठीक है। और इसका एग्जांपल टीडीएस के चैप्टर में मैंने करवा रखा है, ठीक है। अब देखो यहां पे लिखा है टैक्सेबल मैच्योरिटी अमाउंट फॉर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। अच्छा, जो 80DD है डिपेंडेंट डिसेबल्ड वाला, 80DD जो डिपेंडेंट डिसेबल्ड वाला है उसका जो मैच्योरिटी अमाउंट है वो हमेशा टैक्सेबल रहता, ये हमेशा टैक्सेबल रहता, ठीक है। कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी यहां पे लिख लेना ऑलवेज टैक्सेबल। ये दोनों चीजें ऑलवेज टैक्सेबल होती है, ये दोनों चीजें ऑलवेज टैक्सेबल होती है।
ठीक है। और यहां पे ऑन एनी अदर पॉलिसी सम रिसीव्ड ऑन डेट ऑफ पार्टनर, अगर पर्सन डेथ पे मिला है तो एग्जम्प्ट रहेगी, और अगर डेथ पे नहीं मिला मतलब अरे आपने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बनाई थी, आप मरे ही नहीं, अब मरने के बाद जो पॉलिसी मिलती है वो तो एग्जम्प्ट ही रहती है। बट जिंदा हो तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी 80 साल तक अगर आप मरे नहीं, जो भी आपका टेन्योर है उतने टाइम में आप मरे नहीं, तो आपको एक मैच्योरिटी अमाउंट मिलता है। अब वो मैच्योरिटी अमाउंट एग्जाम रहेगा कि टैक्सेबल रहेगा उसकी बात यहां पे चल रही है। अगर अगर ये पॉलिसी 1/4/2003 के पहले इशूड है तो फुल्ली एग्जाम, ठीक है। अगर ये पॉलिसी 1/4/2003 से 31/3/2012 तक इशूड है तो एग्जाम इफ प्रीमियम पेड इज लेस देन और इक्वल्स टू 20% ऑफ सम अश्योर्ड फॉर ऑल द ईयर्स ऑफ द पॉलिसी। एक भी साल में अगर आपने इससे ज्यादा प्रीमियम पे करा तो आपकी जो मैच्योरिटी अमाउंट है वो टैक्सेबल रहेगी। सिमिलरली 2012-13 के बीच में 10% और 13 के बाद में इन लोगों के लिए, हैंडीकैप लोगों के लिए 15% का अमाउंट है ये। यहां पे आई गेस क्लियर हूं मैं, ठीक है। जिसको नहीं समझ में आया या जिसको नहीं पता है उसने जाके मेन बुक पढ़ लेना। अब अगर रिवीजन है तो, और रिवीजन में आपको ये समझ नहीं आ रहा तो आपकी हालत बड़ी खराब है, आपको जाके पूरा कंटेक्स्ट पढ़ना पड़ेगा। अगर ये याद है, अब याद तो होना ही चाहिए मेरे हिसाब से बच्चों को, ठीक है। 10-11 क्या कहता है भैया, अगर प्रोविडेंट फंड या पब्लिक प्रोविडेंट फंड से जो आप मैच्योरिटी अमाउंट विड्रॉ करते हो, एक्यूमुलेटेड अमाउंट विड्रॉ करते हो, एग्जम्प्ट होता है। पीएफ का अमाउंट, आरपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड का एग्जम्प्ट होता है। फिर 10-11 कहता है, 80C में अपन ने पढ़ा था सुकन्या समृद्धि स्कीम, सुकन्या समृद्धि स्कीम में पैसा डालोगे बच्ची के नाम पे, या अगर आप खुद लड़की हो तो अपने खुद के नाम पे, तो वो पैसों का आपको डिडक्शन मिलता है 80C में। अब डिडक्शन डालते वक्त डिडक्शन मिल गया, अब जब विड्रॉ करोगे तो क्या टैक्स लगेगा, आंसर इज नो। 10-11 ये कहता है कि इंटरेस्ट, सुकन्या समृद्धि स्कीम से जो भी इंटरेस्ट मिल रहा है, जो भी विड्रॉल कर रहे हो आप अमाउंट, वो एग्जम्प्ट रहेगा। क्लियर है। रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड का बैलेंस एग्जम्प्ट रहेगा, और सुपर एन्युएशन फंड का बैलेंस एग्जम्प्ट रहेगा। सर मतलब सारी चीजें ये एग्जम्प्ट रहती, आरपीएफ, एसपीएफ, पीपीएफ, सुपर एन्युएशन फंड, ये चारों चीजें एग्जम्प्ट रहती। आरपीएफ के अंदर कंडीशन है, क्या कंडीशन है, 5 साल की कंटिन्यूअस सर्विस वाला, सैलरी में पढ़ेंगे अपन, ठीक है ना, ओके। उसके बाद एक सबसे शानदार चीज 10-12A 10-12B, एनपीएस का विड्रॉल अमाउंट, और ये भी मैंने आपको डिडक्शन के अंदर ही दे रखा है, 10-12A 10-12B, ठीक है। ध्यान से सुनना, 10-12A 10-12B ये मैंने आपको रेगुलर क्लास में पढ़ाया भी है। अच्छा अभी तक कौन सा इंपॉर्टेंट है, ये आरपीएफ पीपीएफ याद ही रहता, सुकन्या समृद्धि स्कीम भी याद ही रहेगा, इसमें कोई अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। देखो एनपीएस के अंदर जो आप पैसा डालते हो नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर, अब ये पैसा आप 60 साल के बाद निकाल सकते हो। एक तो आप टोटल विड्रॉ कर सकते हो, कंप्लीट विड्रॉवल, या फिर आप पार्शियल विड्रॉल कर सकते हो, ठीक है। एक तो आप टोटल विड्रॉल कर सकते हो या पार्शियल विड्रॉल कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पे दे रखा है आपको कि अगर आप अपनी स्कीम से ऑप्ट आउट कर रहे हो, मतलब ऑब्वियस है क्लोजर और ऑप्टिंग आउट ऑफ एनपीएस, एनपीएस का स्कीम बंद कर दे रहे हो या आप उसमें से ऑप्ट आउट कर रहे हो, तो जो आपने टोटल अमाउंट पेएबल है आपको, जो आपको टोटल अमाउंट पेएबल है उसका 60% एग्जम्प्ट है, उसका 60% एग्जम्प्ट है। क्या बात कर रहे हो, सुन लो पहले, अब जिसको नहीं पता वो सुन लो, और जिनको पता है वो एक बार ध्यान में रख लो। देखो भैया एनपीएस के अंदर जो अपन टोटल कंट्रीब्यूशन करते हैं, अपन कंट्रीब्यूट करते हैं एनपीएस के अंदर हर साल, अगर अपन ने ले रखा है तो अब कंट्रीब्यूट करने के बाद उस पर कुछ इंटरेस्ट भी अक्रू होता है। तो एक टर्म होती है जो मैंने टोटल कंट्रीब्यूट करा, 10-12B में टोटल कंट्रीब्यूशन ध्यान में रखना है, और 10-12A के अंदर जो मैंने कंट्रीब्यूशन करा प्लस उस पर जो इंटरेस्ट अक्रू हुआ, ये दोनों चीजें ध्यान में रखनी है। तो एनपीएस की स्कीम क्या है पहले सुन लो, ये एनपीएस की स्कीम ऐसी है कि 60 साल तक आप उसके अंदर पैसा डालोगे, फिर 60 साल तक जो आपने पैसा डाला है उस पे जो टोटल आपका कंट्रीब्यूशन है प्लस उस पे जो इंटरेस्ट अक्रू हुआ है, आपका कंट्रीब्यूशन प्लस इंटरेस्ट, ये दोनों मिला के टोटल अमाउंट आपका डिसाइड होगा। और ये जो टोटल अमाउंट है इसका 60% आपको अपफ्रंट मिल जाएगा, एक साथ मिल जाएगा, और बचे हुआ 40% आपको मिलेगा ओवर आपकी मौत तक, आपके डेथ तक, इन द फॉर्म ऑफ पेंशन, इन द फॉर्म ऑफ पेंशन। ये एनपीएस का स्कीम है। आपने
15 लाख रुपए डाले प्लस 2 लाख रुपए का उस पर इंटरेस्ट मिला। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए है, ठीक है। तो टोटल आपका 17 लाख है, इसका 60% आपको एक साथ मिल जाएगा जैसे ही आप 60 साल के हुए, और बचा हुआ जो 40% है उस पे डिस्काउंटिंग लगा के आपको इससे पेंशन मिलेगा हर साल, ठीक है। मतलब आपका जो टोटल अमाउंट है, जो आपको टोटल अमाउंट पेबल है आप 60 ईयर्स के होने के बाद, उसका आपको सिर्फ 60% ही एक साथ मिलता है। और ये जो 60% एक साथ मिलता है ना, जब आप एनपीएस अकाउंट से बाहर आ जाते हो या बंद कर देते हो, ये पूरा का पूरा एग्जम्प्ट रहता है, ये पूरा आपके हाथों में एग्जम्प्ट रहता है। अब जब इसको प्रोविजन पढ़ोगे तो ऐसा समझ नहीं आएगा आपको, क्योंकि वहां पे लिखा है एग्जम्प्ट इफ विड्रॉवल इज टू द एक्सटेंट ऑफ 60% ऑफ द टोटल अमाउंट पेबल टू हिम। टोटल अमाउंट पेबल टू हिम मतलब आपने 15 लाख दिया प्लस उस पर 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट अक्रू हुआ, तो आपको टोटल अमाउंट पेबल कितना है? 17 लाख। अगर 17 लाख का 60% तक आप विड्रॉ करते हो तो पूरा का पूरा आपके हाथों में एग्जम्प्ट है। मतलब जब आप एनपीएस अकाउंट अपना बंद कर रहे हो तो उसके अंदर जो आपको अमाउंट मिलेगा वो पूरा एग्जम्प्ट रहेगा। वहां पे 60% क्यों लिखा है? अब वो लीगली लिखना पड़ता है क्योंकि 60% से ज्यादा आप विड्रॉ ही नहीं कर सकते एनपीएस में, उसके स्कीम के अंदर ही नहीं लिखा है वो। ओके सर, ठीक है। 60 साल के बाद अगर आप क्लोज आउट कर रहे हो, बंद कर रहे हो अपना एनपीएस अकाउंट, तो आप जितना अमाउंट विड्रॉ करोगे पूरा का पूरा एग्जम्प्ट रहेगा, अगर वो 60% ऑफ टोटल अमाउंट है वहां तक, ठीक है। दूसरा ये 10-12 ए कहता है, ये 10-12 ए कहता है। दूसरा सेक्शन है 10-12 बी। अब हो सकता है आप बीच में भी कहीं विड्रॉ करो, हो सकता है किसी का अरे भाई एनपीएस है पर 40 साल में आपको बहुत ही जरूरत आ गई, उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस भी है पार्शियल विड्रॉल की, बट वो टर्म्स एंड कंडीशंस में अपन नहीं घुसते। आप बीच में अगर कहीं 40 साल बाद आपको लगा, आपकी 40 साल की उम्र होगी, आपको लगा कि मेरे को अब पैसे जरूरी है, नहीं तो मैं मर ही जाऊंगा, तो क्या रुकोगे आप 60 साल तक एनपीएस का पैसा आएगा 20 साल तक वो मुश्किल को रोक के रखोगे? नहीं। तो पार्शियल विड्रॉल अलाउड है कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ। और जब आप पार्शियली पैसा निकालते हो तो जो आपने कंट्रीब्यूट करा है, जो आपका टोटल कंट्रीब्यूशन है बच्चों, जो आपका टोटल कंट्रीब्यूशन है 20% उसका आपको एग्जम्पशन मिलेगा, उसका 25% एग्जम्पशन मिलेगा। मैंने 20 बोला कि उसका 25% आपको एग्जम्पशन मिलेगा। अब व्हाट डू आई मीन बाय 25%? अरे जितना भी पैसा आप निकाल रहे हो उस टाइम पे आपने जितना कंट्रीब्यूशन करे हुआ है उस पे का इंटरेस्ट छोड़ दो, इंटरेस्ट पे एग्जम्पशन नहीं है, टोटल कंट्रीब्यूशन जितना आपका हुआ है उसका 25% एग्जम्प्ट है। जैसे मान लो अभी तक आपने कंट्रीब्यूट करा है 20 लाख रुपए और आपको अब लग रहा है कि पैसे निकाल दूं, तो अभी तक आप 20 लाख ओवर 20 ईयर्स समझ लो, मान के चलो फॉर 20 साल से आप उसमें हर साल 1-1 लाख रुपए डाल रहे हो, तो आपका कंट्रीब्यूशन हो गया 20 लाख। अब ऑब्वियस है 20 साल पे उस पर इंटरेस्ट भी तो आएगा, 20 साल पे उस पर इंटरेस्ट भी तो धीरे कुछ ना कुछ अक्रू हुआ होगा। हाँ, पर अपने को यहाँ पे एग्जम्पशन कैलकुलेट करने के लिए वो इंटरेस्ट को गोली मारना है। जो 20 लाख आपने डाले उसका 25% मतलब 5 लाख रुपए तक एग्जम्प्ट रहेगा, उससे ज्यादा आप निकालते हो तो बचा हुआ अमाउंट टैक्सेबल रहेगा। तो 10-12 ए और 10-12 बी में क्या चीजें बोल रखी है आपको? 10-12 ए में बोल रखा है कि भैया अगर आप कंप्लीट विड्रॉल कर रहे हो तो एग्जम्प्ट रहेगा अगर 60% ऑफ टोटल अमाउंट है तो, ठीक है। और एग्जम्प्ट रहेगा 25% ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय हिम, 25% ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय हिम, मतलब यहां पे 10-12 बी में कॉन्ट्रीब्यूशन को देखना है और 10-12 ए में देखना है आपका जो टोटल अमाउंट पेबल है वो, मतलब जितना आपको मिलने वाला है, मतलब कॉन्ट्रीब्यूशन प्लस इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इट। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। लाला समझा क्या? हाँ, ओके। सेक्शन 10-15 याद है आपको? आईएफओएस में पढ़ाया था, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड। गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड के बारे में दो चीजें बताई थी, एक तो ये कैपिटल एसेट भी नहीं रहते, मतलब इनके ट्रांसफर पे कैपिटल गेन भी नहीं लगता, और दूसरा इन पे जो इंटरेस्ट आपको मिलता है ना वो भी एग्जम्प्ट रहता है। वेरी गुड। दूसरा, बॉन्ड्स इशूड बाय लोकल अथॉरिटी, जो लोकल अथॉरिटी के बॉन्ड्स है उसके इंटरेस्ट का भी डिडक्शन नहीं मिलता। अब सारे लोकल अथॉरिटी के नहीं, स्पेसिफाइड, बट क्या स्पेसिफाइड है अपने कुछ नहीं करना, अपने को बस ये याद रखना है लोकल अथॉरिटी के बॉन्ड्स है उस पर अगर इंटरेस्ट मिला तो एग्जम्प्ट है, ठीक है। ओके। 10-16 स्कॉलरशिप मिल गई है आपको कोई, तो क्या स्कॉलरशिप आपकी इनकम है? नहीं, उस पर टैक्स नहीं लगता। ओके। 10-17
एमपीज और एमएलए को डेली अलाउंस जो मिलता है वो उनके हाथों में एग्जम्प्ट होता है। एमपीज और एमएलए को जो डेली अलाउंस मिलता है वो उनके हाथों में एग्जम्प्ट होता है। 1017A गवर्नमेंट जो अवार्ड्स देती है, गवर्नमेंट जो रिवॉर्ड्स देती है आपको, वो भी आपके हाथों में एग्जम्प्ट होता है, टैक्सेबल नहीं होता है। नहीं तो मालूम पड़ा लोग चिल्लाएंगे ना भैया कि भैया एक तरफ तो आपने अवार्ड दिया उस पर 30% का टैक्स ले लिया। ना 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 ना। फिर उसके बाद जो वीर चक्र वाले लोग हैं, परमवीर चक्र, महावीर चक्र और सादा वीर चक्र, याद आया आपको? याद आया क्या? क्लास में पढ़ाया था। परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र वाले जो लोग होते हैं, जिनको परमवीर चक्र मिलता है, जिनको महावीर चक्र मिलता है, जिनको वीर चक्र मिलता है ना, तो उनको बाद में गवर्नमेंट पेंशन देती है रिटायरमेंट के बाद। तो ये पेंशन भी उनके हाथों में एग्जम्प्ट रहता। मतलब मेरे को अगर पेंशन मिल रहा मेरे हाथों में टैक्सेबल है, बट अगर वही रोशन को पेंशन मिल रहा जिसको एक बार ऑलरेडी महावीर चक्र मिल चुका है, तो उसके हाथों में ये पेंशन एग्जम्प्ट रहेगा। और यहां पे सिर्फ वीर चक्र की बात करी हुई है, परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र। और जो बाकी वाले अवार्ड्स रहते हैं, बाकी वाले और कौन से, भारत रत्न, ये अवार्ड्स, उनकी एग्जामिशन की बात नहीं करी हुई यहां पे, उनकी एग्जामिशन की बात नहीं करी हुई है। और अगर उनके डेथ के बाद, जिसको अब मान के लो भाई अपने रोशन को महावीर चक्र मिला, इसको जो पेंशन मिलेगा जब तक ये जिंदा है इसके हाथों में एग्जम्प्ट रहेगा। और ये मरने के बाद भी पेंशन मिलता है इसके खानदान को, फैमिली को, फैमिली पेंशन, वो भी एग्जम्प्ट रहता है। ठीक है ना? ओके। फिर 1019 जो आर्मी वाले लोग हैं, उनके फैमिली को जो पेंशन मिलता, अगर आर्मी वाले ड्यूटी करते वक्त मर गए तो वो भी उनके हाथों में एग्जम्प्ट रहता है। ये फैमिली पेंशन में पढ़ा था अपन ने आईएफओएस के अंदर। फिर 1023 है, कुछ फंड्स हैं, जैसे स्वच्छ भारत कोष बना था एक, क्लीन गंगा फंड। ठीक है। फिर कुछ एनपीओ, गवर्नमेंट की जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल्स है, इनकी इनकम एग्जम्प्ट होती है, इनकी इनकम एग्जम्प्ट होती है। जो स्पेसिफाइड फंड्स है जैसे क्लीन गंगा फंड, स्वच्छ भारत कोष, फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, एनपीओज, इनकी इनकम एग्जम्प्ट होती है। ठीक है सर, ये याद रखना है कि इतना याद नहीं रखना। फिर उसके बाद याद है आपको 1026, ये बड़ा अजीब सा सेक्शन था एक, मैंने आपको इतना गंदा बोला था इसमें। जो लोग यहां पे रहते हैं, कहां पे, एमएमटी नागालैंड, एमएमटी एट द रेट नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर के लद्दाख में जो लोग रहते हैं ना, इनकी कोई भी इनकम एग्जम्प्ट है। मतलब अगर आप एमएमटी एट द रेट नागालैंड में रहते हो, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख, यहां पे अगर आप रहते हो तो आपकी इनकम एग्जम्प्ट है। अब एक तो इनकम आपकी वही एरिया से हो सकती है, या फिर कई बाहर की कंपनी में आपने शेयर खरीद रखे या डिबेंचर्स ले रखे, तो वहां से आपको इंटरेस्ट या डिबेंचर्स मिल सकता, इंटरेस्ट या डिविडेंड मिल सकता है। तो मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख यहां पे रहते हैं, इनकी स्पेसिफाइड एरियाज की इनकम एग्जम्प्ट है। प्लस इनको जो डिविडेंड या इंटरेस्ट मिल रहा है कहीं भी कंपनी से, कहीं की भी कंपनी से, जरूरी नहीं है कंपनी यही शहरों की हो या इन्हीं जगहों की हो, स्पेसिफाइड जगहों की हो, कहीं की भी कंपनी में ये लोग पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एग्जम्प्ट है, ऐसा एग्जम्प्ट है। सर ये तो बढ़िया बात हो गई फिर। मतलब आपका कहना ऐसा है कि त्रिपुरा के किसी भी एरिया के आदमी को टैक्स नहीं भरना पड़ता, त्रिपुरा इज अ टैक्स फ्री स्टेट? ना 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 ना, वहां पे एक वर्ड लिखा है, मेंबर ऑफ अ शेड्यूल्ड ट्राइब इन स्पेसिफाइड एरिया। पूरे त्रिपुरा के नहीं, त्रिपुरा में जो स्पेसिफाइड एरिया है वहां के जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, एसटी लोग है ना, उनकी इनकम एग्जम्प्ट की बात कर रहे हैं। अरे वो लोग जो भटकिया जमाती रहती है, जो एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं, उनकी इनकम की बात कर रहे हैं भैया, समझ रहे हो ना? ऐसा मत सोच लेना कि भैया त्रिपुरा के अंदर तो किसी को टैक्स नहीं लगता, बहुत शानदार, मैं तो चले जाऊंगा ना। ठीक है। उसके बाद में सिक्किम इज इंडिविजुअल, सिक्किम के लोग जो स्पेसिफाइड एरिया ऑफ सिक्किम में रहते हैं उनकी भी इनकम एग्जम्प्ट है। कहां की इनकम? सिक्किम में जो भी इनकम कमा रहे हैं वो एग्जम्प्ट है। या फिर किसी बाहर की कंपनी में अगर वो शेयर्स ले रहे हैं, डिबेंचर्स ले रहे हैं, तो वहां से होने वाली इंटरेस्ट और डिविडेंड इनकम वो भी एग्जम्प्ट है। बट कंडीशन एक है, आप, क्या कंडीशन थी याद है क्या आपको? ऊट पटांग कंडीशन थी, आप नॉन सिक्किमीज, अगर वहां की कोई औरत है और वो किसी नॉन सिक्किमीज आदमी के साथ शादी करती है ना, तो उसको एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। याद है आपको? यस। इफ सिक्किमीज वुमेन मैरी नॉन सिक्किमीज ऑन
और आफ्टर 1/4/2008 तो एग्जाम नहीं रहेगी, वहां पे नॉन सिक्किमीज मेन होना चाहिए, ठीक है ना। बट आजकल की कंडीशन को देख के औरत औरत से भी शादी कर सकती है, तो इसलिए मैंने वहां से मेन उठाया हुआ है, तो हो सकता है इसमें, ठीक है। 1032 बताओ, 1032 याद है आपको? ठीक है, 1032 याद है? अरे 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 अरे, 1032 याद है आपको? अरे 1032 माइनर की इनकम जो क्लब होती है उसके पेरेंट्स के हाथों में, तो पप्पा को या मम्मी को जिसके भी हाथ में इनकम क्लब हो रही है, 1500 रुपए का एग्जाम्पशन मिलता है। एक सवाल, एक सवाल, क्या ये एग्जाम्पशन मैक्सिमम 2 ही बच्चों के लिए है? बताओ। नहीं, जितने बच्चे हैं आपके, 50 बच्चे क्यों ना रहे, अगर 50 बच्चों की इनकम आपके हाथों में क्लब हो रही है तो हर बच्चे का आपको 1500 रुपए का एग्जाम्पशन मिलेगा। 1032 कहता है। 1034 ए, 1034 ए अपन ने पढ़ा था सेक्शन 46 ए के साथ कैपिटल गेन्स के अंदर। सेक्शन 46 ए के साथ अपन ने कैपिटल गेन्स के अंदर 1034 ए पढ़ा था, जो कि कहता था अगर डोमेस्टिक कंपनी है, अगर डोमेस्टिक कंपनी है वो अपने शेयर्स को बायबैक कर रही है, तो उस पर होने वाला कैपिटल गेन शेयर होल्डर के हाथों में एग्जम्प्ट रहता है, क्योंकि उस पर कंपनी टैक्स भरती है 23.296% से, 20 प्लस 12 प्लस 4। याद है आपको? अरे सेक्शन 46 से याद है क्या आपको? नहीं याद? 46 से कैपिटल गेन ऑन बायबैक ऑफ शेयर्स और स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज, 1, 2 और 3 कॉलम्स थे। पहला था शेयर्स का, दूसरा था स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज का। शेयर्स के अंदर 2 थे, डोमेस्टिक कंपनी, अदर देन डोमेस्टिक कंपनी। डोमेस्टिक कंपनी के केस में डोमेस्टिक कंपनी टैक्स पे करती थी, शेयर होल्डर को एग्जाम था, और वही एग्जाम्शन है ये 1034 ए का, वही एग्जाम्शन है 1034 ए का। और उधर डोमेस्टिक कंपनी के केस में कंपनी को टैक्स नहीं लगता था, शेयर होल्डर के हाथों में टैक्सेबल रहता था, जिसका कैपिटल गेन अपन सेक्शन 46 ए के हिसाब से निकालते थे। और अगर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज का बायबैक है तो वो केस में भी कंपनी टैक्स नहीं भरती थी, शेयर होल्डर के हाथों में टैक्सेबल रहता था, और वो कैपिटल गेन अपन सेक्शन 46 ए के हिसाब से निकालते थे। तो डोमेस्टिक कंपनी अगर अपने शेयर्स का बायबैक कर रही है तो कंपनी उस पर टैक्स पे करती है 23.296% से, और इसीलिए वो शेयर होल्डर्स के हाथों में एग्जम्प्ट होता है, और वो एग्जम्पशन दिए हुआ है सेक्शन 1034 ए के अंदर। इतना चीख चीख के पढ़ाया हुआ है। 1037, अब ये तो बता दो 1037 क्या होता है सर? अगर अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड है और उसका कंपलसरी इक्विजिशन हुआ है, तो वो कंपलसरी इक्विजिशन से होने वाला कैपिटल गेन आपके हाथों में टैक्सेबल नहीं रहेगा, इंडिविजुअल या एचयूएफ के हाथों में। कंपलसरी एक्विजिशन अगर करती है गवर्नमेंट अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड का, देखो एग्रीकल्चरल लैंड याद है आपको? एग्रीकल्चरल लैंड, अरे क्लास में पढ़े हुआ है, एग्रीकल्चरल लैंड, रूरल अर्बन, रूरल एग्रीकल्चरल लैंड कैपिटल एसेट नहीं है, छोड़ दो। अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड, अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड अगर ट्रांसफर होती है तो इस पे कैपिटल गेन लगता है, बट वहां पे नीचे दिया था कैपिटल गेन्स वाले चैप्टर के अंदर कि अगर अर्बन एग्रीकल्चर लैंड का गवर्नमेंट कंपलसरी इक्विजिशन करती है तो उस पे कैपिटल गेन जो होगा वो एग्जम्प्ट रहेगा 1037 में। और अगर अर्बन एग्रीकल्चर लैंड का किसी और मोड से ट्रांसफर कर रहे हो ना तो उस पे कैपिटल गेन लगेगा, और वो कैलकुलेट करना पड़ेगा सेक्शन 45 के। याद है क्या? कुछ याद आ रहा है क्या? वेरी गुड। 1043, 1043 कैपिटल गेन्स में ही पढ़ा था ये भी। रिवर्स मॉर्गेज, रिवर्स मॉर्गेज के अंदर आप अपना घर गिरवी कर रखते हो और वो आपको लोन देते हैं, तो ये लोन आपकी इनकम नहीं रहती, ये लोन आपके हाथों में एग्जम्प्ट है, कैपिटल गेन्स में पड़े हुआ है। 1044 एनपीएस ट्रस्ट की इनकम, 1044 एनपीएस ट्रस्ट की इनकम एग्जम्प्ट है। एनपीएस ट्रस्ट की इनकम, हाँ मतलब अभी तो बताया एनपीएस से होने वाली इनकम जो अपन एग्जम्प्ट 60, 10, 12, 10, 12 भी, अरे वो अलग था, ये अलग है। क्या बात कर रहे हो? अपन जो पैसा एनपीएस में डालते ना, एनपीएस के ट्रस्ट बनी हुई है, वो पैसा इन्वेस्ट करती है, तो वो ट्रस्ट की खुद की इनकम 1044 में एग्जम्प्ट है। और जो 1012 ए और 1012 बी की बात करें ना, वो बात चल रही थी मेंबर्स के हाथों की इनकम। अच्छा क्लियर हो गया। 1045 ये फालतू का दे रखा है, ये फालतू का दे रखा है। यूपीएससी, यूपीएससी के चेयरमैन, यूपीएससी के मेंबर्स, रिटायरिंग चेयरमैन, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। एमपीएससी यूपीएससी दिखा, एग्जम्प्ट कर दो। याद है? यूनाइटेड नेशंस दिखा,
एग्जाम्प्ट कर दो। एमपीज एमएलएस दिखा, एग्जाम्प्ट कर दो। मैं ये नहीं कहता हूं सारे अलाउंसेस एग्जाम्प्ट होते हैं इनको, बट आपके एग्जाम में जो भी पूछेंगे ना वो एग्जाम्प्ट की बातें करेंगे भैया, तो आप एग्जाम्प्ट कर देना। और सर अगर गलत हो गया तो 100 में से 99 लाने हैं ना, 100 तो नहीं लाने, वो एक मार्क इसको ही छोड़ दो। गॉट इट, गॉट इट ना। हाँ ओके, तो ये था अपना एग्जाम्प्ट इनकम, ये था एग्जाम्प्ट इनकम। कितना टाइम लगा इसको? इसको लग गया 40 मिनट। बाप रे, इतना डिटेल में हो गया है तो मेरे को लगता है। एसईजेड 10AA, 10AA एसईजेड की बात कर रहे हैं, 10AA एसईजेड की बात कर रहे हैं। क्या कहना है भैया, एसईजेड का कौन सा प्रॉफिट एग्जाम्प्ट है? एसईजेड का एक्सपोर्ट का प्रॉफिट। वेरी गुड। सबसे पहली बात, एसईजेड का सिर्फ एक्सपोर्ट का प्रॉफिट एग्जाम्प्ट है। हर एक चीज यहां पे लिखी हुई है, अभी स्क्रीन पे नहीं, अभी मेरी बातों को सुनो, बाद में चार्ट बुक खोल के पढ़ लेना, 5 मिनट का काम है वो। एसईजेड 10AA, एसईजेड के अंदर, अगर एसईजेड मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर अगर कोई अंडरटेकिंग है, कोई एंटिटी है और वो एक्सपोर्ट करती है, तो वो एक्सपोर्ट से जो प्रॉफिट हो रहा है वो एग्जाम्प्ट रहेगा। कितना एग्जाम्प्ट रहेगा? पहले 5 साल हुए हैं, मतलब आपका नया नया एसईजेड है, जब से आपने शुरू करा वहां से पहले 5 साल में, आपके पहले 5 साल में 100% प्रॉफिट एग्जाम्प्ट है। 6 to 10 ईयर्स में, मतलब नेक्स्ट 5 ईयर्स में 50% ऑफ प्रॉफिट इज एग्जाम्प्ट, और अगले 5 साल में, मतलब 11 से 15 साल के बीच में 50% इज एग्जाम्प्ट, अगर आपने उसको कहा क्रेडिट करा है, सेज री इन्वेस्टमेंट रिजर्व के अंदर क्रेडिट करा है तो। ठीक है, अब एक्सपोर्ट प्रॉफिट कैसे निकालना, सुन लो। सबसे पहले ये देख लो, एक बार पढ़ लेते हैं। एग्जाम्प्ट क्या है भैया? एग्जाम्प्ट है एक्सपोर्ट प्रॉफिट फ्रॉम एनी आर्टिकल और थिंग्स। डिडक्शंस क्या है, ये कैसे निकालना है बाद में देखेंगे। पीरियड ऑफ डिडक्शन, पहले 5 साल में 100%, अगले 5 साल में 50%, और अगले 5 साल में, मतलब 11 से 15 साल में 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट, अगर वो डेबिट किया है प्रॉफिट एंड लॉस को और क्रेडिट किया है सेज री इन्वेस्टमेंट रिजर्व को। ठीक है, अब सेज री इन्वेस्टमेंट रिजर्व को क्रेडिट करने के बाद उसको यूज कर से करना है, वो अलग दे रखा है, उसको बाद में पढ़ते हैं। पहले देख लेते हैं एक्सपोर्ट का प्रॉफिट कैसे निकालोगे। तो अभी तक मैंने आपको क्या क्या बताया, एसईजेड यूनिट्स जो है उनको 10AA के अंदर, 10AA के अंदर जितना भी एक्सपोर्ट प्रॉफिट होता है वो एग्जाम्प्ट रहता है पहले 5 साल में, अगले 5 साल में 50%, और अगले 5 साल में मतलब 11 से 15 साल में 50% एग्जाम्प्ट रहेगा अगर उन्होंने सेल्स री इन्वेस्टमेंट रिजर्व में क्रेडिट किया है और प्रॉफिट एंड लॉस से डेबिट करा है। ठीक है, अब सर एक्सपोर्ट प्रॉफिट कैसे निकालना? क्यों? एसईजेड के अंदर जो लोग रहेंगे ना, वो एक तो एक्सपोर्ट भी करेंगे। सर अगर कोई एसईजेड में है और वो सिर्फ एक्सपोर्ट करता है तो फिर तो टेंशन ही नहीं ना, पूरा का पूरा प्रॉफिट ही एक्सपोर्ट का है। बट अगर वो एक्सपोर्ट भी करता है और डोमेस्टिक टैरिफ एरिया मतलब नॉर्मल इंडिया के अंदर भी बेचता है, तो फिर क्या करेंगे? आपको क्वेश्चन के अंदर क्या क्या दिया रहेगा स्पेसिफिकली बता दे रहा हूं, सुन लो। ठीक है, आपको दिया रहेगा टोटल प्रॉफिट। आपको क्या दिया रहेगा बच्चा बड़ी बोलेंगे? आपको टोटल प्रॉफिट दिया रहेगा। जैसे मान के चलो किसी का टोटल प्रॉफिट है 100 CR, अब ये 100 CR में से पूरा 100 CR एग्जाम्प्ट है क्या? ना, सिर्फ एक्सपोर्ट का एग्जाम्प्ट है। पता कैसे चलेगा कि इसमें से एक्सपोर्ट का कितना है और डोमेस्टिक टैरिफ एरिया का कितना है? तो वहां पे आपको टर्नओवर दिया रहेगा, एक्सपोर्ट टर्नओवर दिया रहेगा, और दूसरा टोटल टर्नओवर दिया रहेगा। टोटल टर्नओवर दिया है, जैसे मान के चलो आपको दिया है एक्सपोर्ट टोटल टर्नओवर दिया है 1000 करोड़ का और एक्सपोर्ट टर्नओवर दिया है 600 करोड़ का। मतलब क्या है, डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में जो आपने बेचा है वो कितना हो गया? 400 करोड़। टोटल टर्नओवर का 60% है आपका एक्सपोर्ट टर्नओवर, नहीं? 1000 करोड़ है टोटल टर्नओवर, 600 करोड़ है एक्सपोर्ट का टर्नओवर, मतलब क्या है 600 का 60% आपका एक्सपोर्ट होता है। तो जो टोटल प्रॉफिट है उसका 60% क्या हो गया? 60 करोड़ आपका एग्जाम्प्ट है। अब इसका फॉर्मूला बनाने जाओ ना तो ऐसा आता है फॉर्मूला, टोटल प्रॉफिट इनटू एक्सपोर्ट टर्नओवर अपॉन टोटल टर्नओवर। बच्चे ऐसा रट्टा मारते, अब आपकी मर्जी है, आपको रट्टा मारना है रट्टा मारो या समझो। ठीक है, रट्टा मारना है रट्टा मारो या समझो। अब एक चीज का क्लैरिफिकेशन आया है, एक्सपोर्ट टर्नओवर और टोटल टर्नओवर के अंदर, जैसे अपन अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना तो उसमें बहुत सारी चीजें आती है। जैसे अपन जो आगे वाले से पैसे लेते हैं वो फ्रेट के लिए भी लेते हैं, इंश्योरेंस के लिए भी लेते हैं, कभी कभी टेली कम्युनिकेशन चार्जेस भी लेते हैं। तो एक सवाल ये उठा था कि भैया ये जो फ्रेट है
इंश्योरेंस है, जैसे मान के चलो मैंने आपको एक्सपोर्ट करा, आप रहते हो फॉरेन में, मैंने आपको एक्सपोर्ट करा, मैंने आपको एक्सपोर्ट करा 1 करोड़ का माल, ठीक है, उसमें आया 1 करोड़ का माल बराबर आपके यहाँ पहुंचना चाहिए, इसलिए मैंने आपसे कुछ फ्रेट भी लिया अलग से, मैंने आपसे फ्रेट लिया 5 लाख रुपए, और 5 लाख रुपए इंश्योरेंस का हो गया, तो टोटल ऐसा गया 1.10 CR, 1 करोड़ 10 लाख। तो अब सवाल ये उठा था कि एक्सपोर्ट टर्नओवर के अंदर जब कैलकुलेट करेंगे तो टर्नओवर में 1 करोड़ 10 लाख गिनेंगे या सिर्फ 1 करोड़ गिनेंगे, मतलब ये जो फ्रेट और इंश्योरेंस का अमाउंट है ये टर्नओवर में लेना है कि नहीं लेना है, ये सवाल आया था, उसका क्लैरिफिकेशन भी दे रखा है, यहां है उसका क्लैरिफिकेशन। टोटल टर्नओवर एंड एक्सपोर्ट टर्नओवर डज नॉट इंक्लूड फ्रेट, टेलीकम्युनिकेशन और इंश्योरेंस चार्जेस। इसका मतलब क्या बच्चा, अपन कितना लेंगे टर्नओवर में, ये 1 CR लेंगे, 1 करोड़। अब कभी कभी क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा एक्सपोर्ट टर्नओवर, ठीक है, 605 लाख, और ब्रैकेट में लिखा रहेगा इंक्लूडिंग फ्रेट ऑफ 5 लाख, तो आप क्या करोगे, आप जब कैलकुलेट करोगे ना तो एक्सपोर्ट टर्नओवर को 600 लाख ही लोगे, क्योंकि 5 लाख वो फ्रेट का चार्जेस है या इंश्योरेंस के चार्जेस है जिसको टर्नओवर में नहीं लेना है फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 10AA। एम आई क्लियर? ओके। अब टोटल टर्नओवर में भी दिया रहेगा 1005 लाख रुपए, और उसमें बोला रहेगा ये 5 लाख रुपए वही फ्रेट है, तो आप क्या करोगे, आप 1000 लोगे, 1000 और 600, 60% का ऐसा रेशियो आएगा और बराबर आपका आंसर बनेगा। किसी बच्चे ने ये मान लिया ना तो आंसर गलत, आंसर गलत, फुकट के 4 मार्क गए, गायब। एम आई वेरी क्लियर विद दिस? हाँ ओके, ये ऐसा दे रखा है, प्रॉफिट फ्रॉम यूनिट इन सेल्स। अच्छा, फ्रॉम यूनिट इन सेल्स मतलब, अरे कभी कभी है ना आपको एक ऑर्गेनाइजेशन देते हैं और बोलते हैं उसके 2 यूनिट है, एक SEZ में, एक DTAA में, एक SEZ में, एक DTAA में, तो फिर अपने को DTAA को तो गोली मारना है, DTAA का तो कोई एग्जम्पशन ही नहीं है, सॉरी DTAA नहीं, देखो ये फाइनल दिमाग के अंदर है, DTA डोमेस्टिक टैरिफ एरिया, DTAA इज डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, वो फाइनल का चैप्टर है, आज ही पढ़ा रहा था इसलिए दिमाग में घूम रहा है। DTA डोमेस्टिक टैरिफ एरिया, उसका यूनिट तो इसमें एग्जाम्पशन है ही नहीं, उसको तो अलग ही सरका देना, अपने को सिर्फ SEZ का यूनिट देखना है, जो SEZ में यूनिट है, और SEZ का जो यूनिट है ना उसका भी सिर्फ एक्सपोर्ट का प्रॉफिट निकालना है, तो कैलकुलेट करते हो बराबर फिगर ध्यान में रखना। उसके 2-3 क्वेश्चन मैंने आपके क्वेश्चन बैंक में, आपके मेन बुक में भी दे रखे, करवाया भी उसको, ठीक है। उसके नंतर हाँ, अब क्या था पहले, पहले 5 साल में 1 से 5 साल 100%, 6 से 10 साल 50%, और 11 से 15 साल 50% एग्जाम्प्ट रहेगा अगर सेज री इन्वेस्टमेंट रिजर्व में क्रेडिट करा और प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट करा तो, बराबर। इसलिए जब क्वेश्चन आएगा ना तब वहां पे लिखा रहेगा कि भैया कमेंसमेंट का डेट क्या है, मतलब इन्होंने बिजनेस कब शुरू करा, और वो डेट इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि समझना पड़ता पहले 5 साल में है कि 6 से 10 साल में है वर्किंग के, कि 11 से 15 में है, तो ध्यान में रखना वो डेट, ठीक है, क्वेश्चन आएगा तब। अच्छा, अब ये SEZ है, सॉरी सेज री इन्वेस्टमेंट रिजर्व में जो पैसा क्रेडिट करा है, तो कोई बोलता सर एक काम करो ना, सेज री इन्वेस्टमेंट रिजर्व में अभी का पैसा क्रेडिट कर दो और बाद में उसको किसी यूज कर लेना, तो बोलते हैं लिखा है यहाँ पे यूटिलाइजेशन ऑफ SRR, सेज री इन्वेस्टमेंट रिजर्व अकाउंट में जो पैसा क्रेडिट करा ना उसको यूज किस तरीके से करना है, काय के लिए यूज करो, प्लांट एंड मशीनरी परचेस करने के लिए, और ये 3 साल के अंदर प्लांट एंड मशीनरी परचेस करनी पड़ती, और जब तक 3 साल का टाइम लिमिट दिया है तो तब तक क्या करना है, तो बोलते हैं बिजनेस के लिए यूज करो, अपने बिजनेस के लिए यूज करो, किसी को उधार नहीं दे सकते पैसा, ठीक है। डिविडेंड पे करने के लिए यूज नहीं कर सकते, इंडिया के बाहर एसेट लेने के लिए भी यूज नहीं कर सकते, डिविडेंड पेमेंट के लिए यूज नहीं कर सकते, इंडिया के बाहर एसेट लेने के लिए भी ये पैसा यूज नहीं कर सकते। मशीन्स लेनी है, प्लांट एंड मशीनरी लेनी है, ले लो 3 साल के अंदर, अगर 3 साल तक प्लांट एंड मशीनरी जब नहीं ले रहे हो तो तब तक अपने बिजनेस के लिए यूज करो, पर डिविडेंड मत देना इसमें से, या इंडिया के बाहर कोई एसेट मत खरीदना, क्लियर है? तो यहां पे अपना ये खत्म हो गया, कौन सा, एग्जामिशन, ठीक है।